नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिस तरह हमारी फसलों में रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। कोई भी फसल हमारी रोगों से सुरक्षित नहीं है। जो भी हम फसल जो अपने खेत में लेते हैं उसी में दो चार रोगों का प्रकोप शुरू हो जाता है। कभी जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी के कारण रोगों का ग्रोथ रुक जाती है, फसलों का विकास नहीं हो पाता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं या शाखों का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन कई बार तो प्रत्यक्ष है, कई ऐसे रोग कारक हमारे खेती में शामिल हो जाते हैं जो हमें बहुत चिंतित करते हैं और इसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या पत्तियां टेढ़ी हो जाती हैं या या फसल तैयार हो जाती है तो उसमें इल्लियां पड़ जाती हैं या फिर दूसरे रोगों का प्रकोप हो जाता है। यदि बात हम करें सिर्फ खाद्यान्न की, तो खाद्यान्न में ही सुरक्षित नहीं है। हमारे गेहूं में, हमारे चावल में, हमारे चने में, ज्वार में, बाजरा, इन सब में फसलों में कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। यदि बात हम दूसरी फसलों की करें, हम मटर की करें, हम सोयाबीन की करें, चने की करें, सरसों की करें, तो उसमें भी रोगों का प्रकोप होता है। मटर की फसल में तो आप सबने देखा, इल्लियों का प्रकोप हो जाता है। सोयाबीन की फसल पे इल्लियों का प्रकोप हो जाता है और जब इनका प्रकोप हो जाए तो हमारी फसल 30 से 40 और कभी कभी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसी तरह हम साग सब्जियों की बात करें तो साग सब्जियों पर तो रोगों का आक्रमण और भी रहता है। यहाँ तक कि आज रोगों के प्रकोप से, कीटों के प्रकोप से हरी हरी मिर्च भी सुरक्षित नहीं है। हरी मिर्च का प्रयोग तो हम, लाल मिर्च का प्रयोग तो हम कई तरह के रोगों से बचाने के लिए फसल में स्प्रे के रूप में भी करते हैं, लेकिन आज वो भी सुरक्षित नहीं है। प्याज में भी कई तरह के रोग हो जाते हैं, लहसुन में भी हो जाते हैं। यदि वृक्षों की बात की जाए तो नीम भी अब रोगों से सुरक्षित नहीं है। यही बात फल वाले वृक्षों पर आती है, फूल वाले चीजों खेती पे आती है। फलों में भी कोई ना कोई रोग को लगता ही रहता है। यदि मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव है तो उससे विकास रुक जाता है, पूरा पैदावार नहीं होती है और यदि रोगों का प्रकोप हो जाए तो और भी हानि उठानी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि रोगों का कारण क्या है। 1960 से पहले हमें ऐसे रोगों का सामना नहीं करना पड़ता था। 1980 तक भी हमारी फसलें, हमारी साग सब्जियां काफी हद तक रोगों से सुरक्षित थी। फिर हम अचानक हमारे खेतों में दीमक का प्रकोप हो गया और दीमक ने नीम जैसे वृक्ष को सुरक्षित नहीं छोड़ा। नीम जैसे वृक्ष भी दीमक के शिकार हो गए। हम कभी सुनते थे कि जब जब कहीं रेगिस्तान से टिड्डियों का टिड्डियों का झुंड आता था तो उसे बहुत सारे वृक्ष सुरक्षित नहीं थे, हमारी फसलें पूरी तरह समाप्त हो जाती थी। लेकिन उस अवस्था में भी नीम, आख, धतूरे जैसे वृक्ष के पेड़ इनके प्रकोप से सुरक्षित रहते थे। लेकिन आज ये भी इनसे सुरक्षित नहीं है। बहुत भयानक स्थिति है और इसके कारण किसानों को अपनी फसलों को रोगों से बचाने के लिए, इन कीट पतंगों को सुरक्षित रखने के लिए या फिर साग सब्जियों को सुरक्षा देने के लिए, प्रतिरोधक छत्र देने के लिए हर साल इन फसलों पर करीब करीब 4.5 लाख से लेकर 6 लाख करोड़ की कीटनाशक दवाएं खरीद कर प्रयोग करनी पड़ती हैं। और ये जो अमाउंट है, जो ये कीमत है, खाद पे खर्च की जाने वाली कीमत से 1.5 से 2 गुना ज्यादा है। खाद के रूप में भी किसानों की जेब से, सरकारी केस से जेब से करीब करीब 3.5 पौने 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होता है। लेकिन कीटनाशकों के रूप में जो हम खर्च करते हैं, दवाओं के रूप में जिन अमाउंट को हम खर्च करते हैं, वो तो हमारी कमर तोड़ देती है। इससे कैसे सुरक्षित रहे, आज का प्रश्न यही है। कुछ कारण भी हैं कि क्यों अचानक रोगों का प्रकोप शुरू हो गया। मेरी दृष्टि में जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो हमारे कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है इसका एकमात्र कारण तो यही है कि हमने 1980 के बाद से अपने खेतों में, अपनी फसलों में जो रासायनिक खादों का जो प्रयोग है वो दवा से ज्यादा कर लिया है। इतनी आवश्यकता नहीं है, उससे अधिक हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर लेते हैं। हम यूरिया तो अधारंत प्रयोग करते हैं, डीएपी का भी प्रयोग कर लेते हैं, एमओपी का प्रयोग
उपयोग है निरंतर बढ़ता जा रहा है। और यदि इन तीनों में सामंजस्य ना रहे, अब अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर लें या बेसमय समय के अनुसार डीएपी का प्रयोग न करें। डीएपी में तो फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन भी काफी अधिक मात्रा में रहती है, इससे काफी हद तक दोनों का परस्पर संतुलन बना रहता है। लेकिन यूरिया का हम प्रयोग ज्यादा कर लें, साथ में डीएपी का भी प्रयोग करें, तो उससे दोनों नाइट्रोजन फास्फोरस के मध्य असंतुलन पैदा हो जाता है। और फिर ऐसे समय में हम यदि पोटाशियम के लिए एमओपी का प्रयोग करें, कम मात्रा में करें, अधिक मात्रा में कर लें या असमय कर दें, तो इन तीनों के संतुलन में असंतुलन पैदा हो जाता है और ये रोग का कारण बन जाता है। अधिक मात्रा में किसी रासायनिक खाद के प्रयोग से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहली परेशानी तो यही है कि मिट्टी उससे कठोर होती चली जाती है। अधिक मात्रा में प्रयोग करने से और असंतुलन मात्रा में प्रयोग करने से मिट्टी का ये ऊपरी परत है उसमें कठोरता आ जाती है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि कठोरता तो आ चुकी है, हमारे खेत की मिट्टी की ऊपरी परत है सीमेंट जैसी कठोर हो गई है, हार्ड बन गई है। और इसके कारण हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, जुताई के समय भी अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। इसके अलावा एक और प्रभाव पड़ा है, एक और इसका दुष्प्रभाव देखने में आया है, और वो दुष्प्रभाव है कि मिट्टी की ऊपरी परत का कठोर बनने के कारण अब ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में काफी मात्रा में है और ये प्राणियों के लिए प्राणवायु के रूप में काम करती है। बिना ऑक्सीजन के ना तो हम जिंदा रह सकते हैं, ना कोई दूसरा प्राणी जिंदा रह पाता है। सूक्ष्म जीव जो मिट्टी के अंदर काफी संख्या में रहते हैं और मिट्टी की प्राण शक्ति की भूमिका निभाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को भी अपने को जिंदा रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए, अपना संवर्धन करने के लिए इस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऊपरी परत अधिक मात्रा में, असंतुलित मात्रा में रासायनिक खादों को प्रयोग करने से वो कठोर हो गई है, तो अब ऑक्सीजन भी अधिक मात्रा में नीचे या आवश्यक मात्रा में भी मिट्टी में नहीं पहुंच पाती है। और इसके कारण एक और जो प्रभाव हुआ है वो भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने वाला है। ऑक्सीजन की कमी से जो सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं, उनकी गतिविधि में भी निष्क्रियता आई है। बहुत सारी प्रजातियां हमारी जो सूक्ष्म जीवों की हैं वो तो लुप्तप्राय हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, और जितनी बची हैं उनकी सक्रियता भी घटती जा रही है। हाँ, इसके साथ एक चीज अवश्य हुई है, जो मित्र रोगाणु थे, जो जीवाणु थे, उनकी संख्या तो घटी है, उनके दुष्प्रभाव भी कई तरह के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके विपरीत जो प्रतिकूल जीवाणु थे, जो रोग कारक जीवाणु थे, उनकी संख्या बढ़ गई है। तो उसके कारण रोगों का प्रकोप भी बढ़ा है। मिट्टी कठोरता के कारण या असंतुलन मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करने से मिट्टी का पीएच स्तर भी बढ़ा है। मिट्टी के अंदर या तो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयंस डेवलप हो गए हैं, या जो क्षारीयता को प्रदान करने वाले OH आयंस हैं उनका स्तर बढ़ा है। मिट्टी क्षारीय हो गई है या अम्लीय हो गई है। मिट्टी की इस पीएच को असंतुलन होने से भी मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रभावित होती है। यह भी रोग का एक कारण है, और यही इसीलिए दोनों फैक्टर के कारण प्रभाव भी हम देख रहे हैं कि कई तरह के रोग अब मिट्टी से हमारी फसलों पहुंच जाते हैं। पहला प्रभाव माइक्रोब्स है, कठोरता है। मिट्टी की कठोरता के कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, और ऑक्सीजन कमी के कारण जो माइक्रोब्स थे, ये सूक्ष्म जीव थे, उनकी संख्या घट रही है, उनमें असंतुलन पैदा हो रहा है। रोग कारक जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा, पीएच डिस्टर्ब हो रहा है। पीएच का एक प्रभाव तो यही है कि जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी जो अनुकूलता है उसको वो प्रभावित हुई है। दूसरा, पीएच के डिस्टर्ब होने से हमारी फसलें, हमारे पेड़ पौधे अपनी जरूरत के अनुसार जो पोषक तत्व में मिट्टी से चाहिए वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये 2-3 फैक्टर तो यही है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ इसका एक और प्रभाव पड़ा है, वो प्रभाव पड़ा है केंचुओं के ऊपर। केंचुए न केवल मिट्टी को पोषक बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं, भुरभुरी बनाते हैं, बल्कि इस जो केंचुए हैं मिट्टी के बहुत सारे रोग कारक जीवाणुओं को खाकर उन्हें समाप्त भी करते हैं। इसीलिए जब तक हमारी खेत की मिट्टी में पर्याप्त संख्या में
केंचुए होते थे, सूक्ष्म माइक्रोब्स जो सक्रिय अवस्था में रहते थे, पीएच सामान्य था, तब तक हमारी फसलों को मिट्टी से किसी तरह के रोग का खतरा नहीं होता था। लेकिन अब मिट्टी खराब हो गई है, मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हो गया है, मिट्टी के जो सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या घट गई है, केंचुओं की संख्या घट रही है। तो इसने कई तरह के रोग कारक जीवाणु के विकसित होने को लाभ प्रदान किया है। इनका एक प्रभाव और भी पड़ा है, जो बायोडायवर्सिटी होती है, जो हमारे आसपास सूक्ष्म जीव कीट पतंग होते हैं, इसमें तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, भंवरे हैं, इसमें चिड़िया हैं, मेंढक है, केंचुए हैं, सांप है, खरगोश है, ऐसे बहुत सारे जो आसपास के जीव हैं उनको भी दुष्प्रभावित किया है। उनके दुष्प्रभाव के कारण भी हमारी फसलों कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। हमारे खेत के आसपास, खेत के मेड़ों पर जो वृक्ष होते थे उनमें बहुत सारे तरह की चिड़िया पलती थी, गिलहरी पलती थी, जो कई और जीव पलते थे। वो जीव अब हमारे आसपास नहीं रहे, क्योंकि वो जीव, वो चिड़ियाएं सैकड़ों की संख्या में इन इल्लियों को, इन कीड़ों को, इन रोग कारक जंतु खा जाती थी, नष्ट कर देती थी। तो अब वो तो रही नहीं, तो इनको स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन का अवसर मिल गया और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। हम तो यहाँ भी देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चिड़ियाएं होती थी, गौरैया होती थी, वो आज लगभग समाप्त प्राय है। मोर होते थे जो हमारे कई तरह के रोगों से हमारी फसलों को सुरक्षा प्रदान करते, तोते होते थे, उनकी संख्या भी घट गई है। तो ये भी हमारे सामने तो आज हम इस समस्या से कैसे न बच सकते हैं। अधिक खाद के कारण मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी डिस्टर्ब हुआ। ऐसे पीएचडी डिस्टर्ब नहीं हुआ, माध्यमिक डिस्टर्ब नहीं हुआ, संतुलित नहीं हुआ, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन भी प्रभावित हुआ है। मिट्टी के कार्बन का भी जो जीवाणु की सक्रियता में बहुत प्रभाव पड़ता है। इनको हम दुरुस्त कर लें, सामान्य अवस्था में कर लें, तो हमारी जो फसलें हैं बहुत तरह के रोगों से सुरक्षित रह सकती हैं और हमें कीटनाशक दवाओं के ऊपर बहुत जो खर्चा करना पड़ता है उससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमारी फसलों को एक पर्याप्त सपोर्ट मिल सकती है। यदि मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव सक्रिय अवस्था में हैं तो खादों की कम आवश्यकता पड़ती है, और खादों की कम आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे जीव से कम खर्चा होगा। खादों की जरूरत घटेगी तो मिट्टी की हार्डनेस में भी गिरावट आएगी। सूक्ष्म माइक्रो सक्रिय अवस्था में रहेंगे तो खादों की जरूरत भी कम पड़ेगी, मिट्टी भी असंतुलित कम होगी, मिट्टी का स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा। तो इसको यदि स्वस्थ करना है तो कर क्या सकते हैं? कर यही सकते हैं कि हमें मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन वो बढ़ाने की जरूरत है, मिट्टी का पीएच सामान्य करने की आवश्यकता है, और मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन का अभाव है, गबन प्रभावित हुआ है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का प्रभाव घटा है, उसको पुनर्स्थापित करना है। तो मेरी दृष्टि में बहुत सारे वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं, मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ और हमारे पूर्वजों ने इस पे काम किया है, और वही अनुभव मेरा है कि यदि हम मिट्टी में, खेत में, फसलों में गोबर की खाद का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करें, गोबर के साथ में पशुओं का मूत्र, विशेषकर देसी गाय का गोबर, गौमूत्र का हम प्रयोग करें, गोबर से निर्मित खाद का प्रयोग करें, गोबर से निर्मित राख का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से हम हर तरह के रोगों से अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित भी रख सकते हैं, अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं, और हम अपना जो जेब से खर्चा करते हैं उसको भी बचा सकते हैं। मैं ऐसे प्रयोग पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ और उसका बहुत ही प्रभावशाली परिणाम मुझे मिला है। आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं, आप उसका परीक्षण कर सकते हैं। और मैं तो, जो मित्र मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे प्रयोग को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें एक अनुरोध रहता है कि आप 2 बीघे में या 25 बीघे में या 50 बीघे में, एकड़ में किसी तरह की फसल करते हैं, साग सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, खाद्यान्न के रूप में कोई फसल उगाते हैं, चाहे वो मटर की हो, चने की हो, चाहे वो कॉटन की हो, चाहे गुड़ के लिए आप गन्ने की फसल लेते हैं, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में आप गेहूं की, ज्वार की, बाजरे की, मटर की, मक्की, कोई भी फसल लेते हैं, तो आप अपनी फसल जो ले रहे हैं लेते रहें, लेकिन मेरे अनुरोध पर, मेरे विश्वास पर
10, 20, 50 मीटर के एरिया में, क्यारी में एक प्रयोग करके देख रहे हैं। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि अब गोबर की खाद स्वयं तैयार कर लें पहले, क्योंकि तैयारी कहाँ से होगी कि हमारे पास तो देसी गाय नहीं है। देसी गाय है तो गाय का मूत्र कहाँ से लाएंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, चिंता हो जाती है। तीसरा, यदि गोबर नहीं है, गाय नहीं है, तो फिर उसकी राख कहाँ से लाएंगे। तो मैं ऐसे मित्रों को एक प्रस्ताव देता हूँ, एक प्रपोजल देता हूँ, आप मेरे यहाँ से 250 ग्राम के आसपास गोबर संपूर्ण का प्रयोग करें। मैं गोबर रस का भी प्रयोग करता था, गोरस का भी प्रयोग कराता था, वो अभी मैं कराता हूँ, लेकिन आप इन सबको थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप मात्र गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करके देखिए। गोबर भस्म संपूर्ण के बारे में पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये बहुत ही अद्भुत प्रभावशाली एक पदार्थ है। आप इसका एक बार प्रयोग करके देख लीजिए, इसका प्रभाव आपको विस्मित कर देगा। ये देसी गाय के गोबर से तैयार पदार्थ है, इसमें गौमूत्र का क्षार भी है, गोबर से तैयार जो राख होती है वो भी इसमें है, साथ ही इसमें कुछ मात्रा में सी बीट्स है कि एक्सट्रैक्ट है, मोरिंगा का जो हम सहजन कहते हैं उसका एक्सट्रैक्ट है, साथ में कुछ जड़ी बूटियां हैं, वो सामान्य जड़ी बूटियां। मैं तो इनकी चर्चा बार बार करता हूँ और उनको मैं बाद में बताऊंगा, आप उसको स्वयं निर्मित कर सकते हैं गोबर भस्म गुड़ का। लेकिन एक बार इसका परीक्षण करके देख लीजिए, परीक्षण यदि आपको प्रभाव भी लगे, इतना मैं कह रहा हूँ, उससे ज्यादा अच्छे आपको परिणाम मिले। मैं कुछ कर परिणाम की बात करता हूँ, उससे अच्छे परिणाम आए तो इसका प्रयोग करके। इसके प्रयोग से मिट्टी की सारे जो रोग कारक क्षमता है वो मिट जाती है, मिट्टी स्वस्थ हो जाती है, मिट्टी पोषक हो जाती है, और आप जो भी फसल आप उसमें लेते हैं उन सब वो फसलें हर तरह के रोग से सुरक्षित हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि इसे डालने से आपकी फसल 100% सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि 100% की गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन इसके प्रयोग से मिट्टी की जो अभी कमी है, इम्यूनिटी घट गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट आई है, वो से दूर हो जाएगी। इसके प्रयोग से मिट्टी की जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी दर बढ़ने लगेगी, मिट्टी का पीएच समान होने लगेगा, मिट्टी की पोषकता है, उसकी जो पोषक क्षमता है उसमें वृद्धि होने लगेगी, मिट्टी की हार्डनेस दूर हो जाएगी, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को सोखने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होने शुरू हो जाएगी। और आप जो भी बीज, जो भी पौधा, जो भी वृक्ष पेड़ आप अपनी फसल मिट्टी में लगाएंगे, वो यदि बीज के रूप में आपने लगाया है तो उसकी अंकुरण की दर बढ़ जाएगी। आज हम अपनी मिट्टी में, अपने खेत में जितने दाने अंकुरण के लिए डालते हैं, चाहे वो फसल के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में, वो पूरी 100% की संख्या में अंकुरित नहीं होते हैं। कभी कभी तो अंकुरण के बीजों की संख्या 50% में भी कम रह जाती है, 40% तक भी रह जाती है, और आप इस सबके प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम अपने खेत में बुवाई करते हैं तो पूरे खेत में एक जैसे पौधे नहीं निकलते, किसी कोने में, किसी हिस्से में बहुत कम पौधे निकलते नहीं है। किसी खेत का भाग है उसमें सामान्य पौधों का विकास होता है, पौधे निकल भी हैं तो उनकी विकास की गति घट जाती है, पत्तियां कम निकलती हैं या पैदावार कम होती है। लेकिन इसके प्रयोग से मिट्टी की जो उपजाऊपन की क्षमता पूरे खेत में एक समान हो जाती है। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, इससे आपकी जो फसलों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें निश्चित बदलाव आएगा। आप इसके प्रयोग से ना कर सकते हैं, और यदि ना भी करें तो आप गड्ढा खोद कर, यदि आपके पास देसी गाय है, देसी गाय के नहीं है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, कोई भी पशु है, तो उसका लीद है, गोबर है, लोथ है, उस गड्ढे में डालना शुरू कर दीजिए, और उसके साथ में कुछ मात्रा में आप उसमें उनका मूत्र भी डालना शुरू कर दीजिए। और पशुओं के नीचे जो आप बिछावन बिछाते हैं या उसकी जो नाद में उसका जो आहार बच जाता है उसको उसी में डालना शुरू कर दीजिए। और हफ्ता 10 दिन में एक आध बार आप चाहो तो खल, चाहे वो सरसों की हो, चाहे मूंगफली की हो, महुआ की हो, जो भी आपके आसपास उपलब्ध है वो उसका छिड़काव कर दिया करो। और साथ में कभी कभी हफ्ते में 2 बार 3 बार छाछ का छिड़काव कर दिया करो। यदि और संभव हो
तो नीम की पत्तियां लेकर वो 2, 4, 5, 10 किलो नीम की पत्तियां लेकर हफ्ते में 2 बार कुचल कर, कूट कर, पीस कर, जैसे भी आपको लगे, लेनी हरी है उनको छिड़क दिए। नीम की छाल का भी बिखराव कर सकते हैं, मिश्रण कर सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ की चाशनी सी बना के, गुड़ का सॉल्यूशन बना के वो भी छिड़क दिया करें। बस इतना करना है, गोबर डालना है, गौमूत्र डालना है। गोबर गाय का, देसी गाय का होता तो उत्तम है, अन्यथा किसी भी पशु का गोबर हो। आप उसमें अपने रसोई का जो वेस्ट होता है वो भी डाल सकते हैं। नीम की पत्ती डाल सकते हैं, नीम की चाहो तो आक की पत्ती भी डाल सकते हैं, छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, मोरंगा की पत्तियां भी डाल सकते हैं और गुड़ का सॉल्यूशन डाल सकते हैं। इसी को परत दर पर करते रहिए और इसी के प्रभाव से आपकी 7-8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद आप उस गड्ढे से जो भी निकालेंगे वो अद्भुत खाद होगी, गोबर भस्म बन जाएगी। और उसमें आप कभी कभी बीच में चाहो तो गोबर से तैयार जो अंकड़े हैं उसकी राख भी बनाते रहिए। इससे ये मिश्रण अद्भुत जीवनी बन जाएगा। आप इसका प्रयोग अपने खेतों में चाहे तो सिंचाई के साथ कर दीजिए या मिट्टी में मिश्रण करके कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका इसके प्रयोग से आपकी खेत की मिट्टी अति उपजाऊ हो जाएगी। खेत की जो पैदावार है उसमें कम से कम 25-30% की बढ़ोतरी होगी और 3 साल में आपकी पैदावार दोगुना हो जाएगी। साथ ही आपकी फसलों में, आपके साग सब्जियों में, आपके फलों में जो रोगों का प्रकोप बार बार आपको परेशान करता था उसमें निरंतर गिरावट आती चली जाएगी। देखेंगे कि 3-4 महीने के बाद उत्पादकता तो बढ़ेगी लेकिन रोगों का भय खत्म हो जाएगा। सिंपल सा प्रयोग है, करके देखिए और इससे हमारे किसान मित्र जो हैं रोगों से लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, वो उस चिंता से दूर हो जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।